हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 11th के भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और आज की वीडियो में हम करेंगे इस पेपर को पूरा सॉल्व और दिखाएंगे कि पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक घन की भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है, घन के आयतन के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि होगी। तो इसका सही आंसर है 6%। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमीय सूत्र ml2T-2 व्यक्त करता है। तो राइट आंसर है ऊर्जा। और यहाँ पर दाब जो लिखा है ये गलत आंसर है। ml2T-2 ऊर्जा का बीमीय सूत्र है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले पेज पर मिलेगा इसके। ये क्वेश्चन है तीसरा, न्यूटन किलोग्राम मात्रक है। इसका सही आंसर है त्वरण का और ये है F बराबर ma से। तो यहाँ से m चला जाएगा नीचे तो न्यूटन प्रति किलोग्राम यहाँ से आ जाएगा त्वरण का मात्रक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो सदिश a व b परस्पर लंबवत हैं तो a डॉट b इक्वल टू 0। ये इसका सही आंसर है। a डॉट b होता है ab cos थीटा और cos थीटा cos 90 का मान होता है 0, तो इसीलिए हो जाएगा ये 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में एक समान चाल b से घूम रहा है, पिंड का कोणीय त्वरण ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर है 0, जो कि यहाँ पर देखिए एक समान चाल है और एक समान चाल है, एक समान वेग में कोई भी त्वरण नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर 0 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यानी कि अगर उसका संवेग p हो जाए 2 गुना तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी k कितना हो जाएगी। तो इसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। p k बराबर होता है हाफ mv² और p बराबर होता है m इंटू b। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे इस सूत्र को रखकर तो आंसर आ जाएगा आपका 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। इसका आविष्कार 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, जिसमें से एक का नाम पता है मुझे। तो ये आंसर है विलियम शॉकली। ये पहले वैज्ञानिक का नाम है। इसी तरह 3 वैज्ञानिक थे, तीनों का नाम अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य का मात्रक मूल मात्रकों में व्यक्त कीजिए। आप जानते हैं कार्य का मात्रक होता है जूल। जूल को आपको मूल मात्रकों में, मूल मात्रक MKS में क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इन तीनों में आपको इसे व्यक्त करना है। जिसे आप कैसे व्यक्त करेंगे, जूल को आपको व्यक्त करना है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो इसे देखिए, अब यहाँ से कार्य आप जानते हैं बल गुणे विस्थापन होता है हमारा कार्य। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। अब यहाँ से F बराबर ma से क्या हो जाएगा, m यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण और मीटर का मात्रक यानी मीटर विस्थापन जिसे आप बोलते हैं। अब यहाँ पर F बराबर m का मात्रक होता है द्रव्यमान और a यानी त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये होता है मीटर। तो आप इसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, क्योंकि ये हो जाएगा पूरे के बटे में और मीटर इंटू मीटर हो जाता है मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हो गया MKS आ गया तीनों यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा मूल मात्रक, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर बहुत तेज बोल रहे हैं तो आप थोड़ा इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा धीमे ही बोलता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है इस समय। नेक्स्ट है कि दाब का बीमीय सूत्र लिखिए। दाब का बीमीय सूत्र देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर है दाब का बीमीय सूत्र, आप लोग जानते हैं दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल यानी F/A। बल का होता है mlt-2, ये बीमीय सूत्र बल का है, इसे आपको याद रखना चाहिए। और क्षेत्रफल का होता है L2, L ऊपर जाएगा तो ये L की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ml-1 और T-2। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक लिखिए। तो इसे आप लोगों को मतलब बहुत ही आसानी से पता है, विस्थापन की वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है इसका मात्रक। आप चाहे मूल मात्रक लिखिए चाहे जो इसका मात्रक यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार, गति का तृतीय समीकरण लिखिए। तो आप लोगों को पता ही होगा
बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है गति का तृतीय समीकरण। आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कण r त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर b चाल से घूमता है। आधे तथा पूरे आवर्त काल के बाद इसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विस्थापन आप लोग जानते हैं सदिश होता है, तो पहले इसका आंसर देख लीजिए। जब आधा घूमेगा आधे समय में पाई आर ए घूमेगा। पाई आर ये मीटर है, नहीं आप लोग जाने एम है मास, ये मीटर है। और पूरे समय में 0 मीटर घूमेगा। अब कैसे? कण यहाँ से घूमना प्रारंभ करता है, आधे पर आ गया, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक ये आ गया। अब क्या करेगा ये, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है पाई 2 पाई आर, तो पूरी होती है 2 पाई आर, तो आधे पर है 2 पाई आर बाई 2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आर। अब चूंकि यहाँ से पूरा घूमकर फिर से यहाँ पर ये पहुँच जाएगा, तो इसका जो पूरा प्रोसेस हो जाएगा, जो यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो विस्थापन एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी, तो एक बिंदु यहाँ पर है, जब फिर से आ जाएगा तो एक ही बिंदु पर रुक जाएगा, इसीलिए हो जाएगा। यहाँ से इसे ठीक कर देते हैं, गलत लिखा है। तो यहाँ पर जब कोई इसमें परिवर्तन हुआ ही नहीं, इन दोनों बिंदुओं के बीच कोई दूरी है ही नहीं, तो हो जाएगा 0 मीटर। ठीक, इसे आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इधर इस पेज पर। क्वेश्चन है, कार का गतिमापी या स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, जानते हैं चाल मापता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर की बीमा लिखिए। अच्छा, अब मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे मीटर की बीमा क्या होगी, किलोमीटर की बीमा क्या होगी, या फिर सेंटीमीटर की बीमा क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे उसे? आंसर है बीमा। बीमा यानी कि दूरी। सारे तीनों दूरियां हैं, वैसे प्रकाश वर्ष भी दूरी है, प्रकाश वर्ष की बीमा हो जाएगी L। ठीक, किलोमीटर सेंटीमीटर मीटर के हिसाब से इसकी बीमा हो जाएगी L, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर को परिभाषित कीजिए, यानी एकांक वेक्टर। तो यहाँ पर इसे देखिए लिखा हुआ है परिभाषा को, ऐसा वेक्टर जिसका मान 1 होता है एकांक वेक्टर कहलाता है, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैप लगाकर ऊपर। जैसे सदिश ए का वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कैप, तो इसका वेक्टर ये। इसी प्रकार अगर आपसे बोला सदिश बी का वेक्टर तो हो जाएगा बी कैप, तो कैप ऊपर लगा देंगे तो ये हो जाएगा एकांक वेक्टर। नेक्स्ट है, दो सदिश के अदिश गुणनफल के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक, 2 सदिश के अदिश गुणनफल के 2 उदाहरण दीजिए। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, डॉट लगाएंगे तो अदिश गुणनफल होता है, क्रॉस लगाएंगे तो सदिश गुणनफल। ए क्रॉस ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये पहला उदाहरण है। इसी प्रकार आप कर सकते हैं सी, और यहाँ पर डी कर सकते हैं वेक्टर सी इंटू वेक्टर डी इक्वल टू सी डी कॉस थीटा, एक ही बात हुई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं, परिभाषा आप लिख कर यानी कि शब्दों में कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर क्वेश्चन है, चाल तथा वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, ये आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं, चाल तथा वेग में अंतर। मुझे लगता है आप क्लास 6 या क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। इसका आंसर है पहला, देखिए पहला अंतर क्या है। पहला अंतर है, चाल अदिश राशि है तथा वेग सदिश राशि है। चाल जो है अदिश है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसे आप पढ़े होंगे बहुत ही पहले से ही, और वेग सदिश राशि है। दूसरा है, चाल धनात्मक ही होती है, जबकि देखिए चाल धनात्मक ही होती है जबकि वेग प्लस माइनस या 0 होता है। देखिए प्लस और माइनस भी होती है, यहाँ से देखिए प्लस और माइनस भी होती है। चाल माइनस हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन हाँ चाल 0 हो सकती है और प्लस हो सकती है, लेकिन ये माइनस में कभी होती है। कभी आपने मतलब आपने गाड़ी को पीछे की तरफ खींची बहुत ही तेज़ी से, और आप देखेंगे कि वो माइनस बता रहा है, तो नहीं, वो हमेशा प्लस ही बताएगा, प्लस या 0, और ये माइनस भी हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट तीसरा, चाल बराबर दूरी होता है, दूरी बटा समय होता है, जबकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, जबकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय अंतराल होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, और इसका वेग बटा समय अंतराल होता है। ठीक, 3 अंतर हो गए, एक आध दो अपने आप से भी बनाकर लिख सकते हैं, और नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तुरंत कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो इसका लाइव सेशन भी आपको ले लिया जाएगा, जिसमें आपकी सारी दिक्कतों का जो सॉल्यूशन है दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है, घर्षण कोण किसे कहते हैं? घर्षण कोण किसे कहते हैं?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ से आप लोग इसे देखिए, पहले आप समझ लीजिए कोई बॉक्स रखा है, ये देखिए इसका सीधा लंबवत और जिस पर आप बल लगा रहे हैं उन्हीं दोनों के बीच के कोण को अल्फा यानी कि इसे बोलेंगे घर्षण कोण। ठीक, घर्षण कोण यही है। इसकी आप परिभाषा एक बार देख लीजिए। सीमांत घर्षण की स्थिति में तल की पिंड पर संपूर्ण प्रतिक्रिया P, यानी संपूर्ण प्रतिक्रिया क्या है, जहाँ से आप बल लगा रहे हैं यहाँ से P, तथा अभिलंबोत प्रतिक्रिया ये वाला R के बीच बने कोण अल्फा को घर्षण बल बोलेंगे, कहते हैं या बोलेंगे। तो ये इसके और इसके बीच जहाँ से आप बल लगा रहे हैं और इसके सीधी लंबवत आप एक रेखा खींचिए, उसके बीच जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे हम घर्षण कोण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और घर्षण कोण बराबर होता है tan इनवर्स म्यू/s। यहाँ से म्यू/s इसलिए है क्योंकि सीमांत घर्षण म्यू/s में ही लगता है, यानी स्थिर घर्षण है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं घर्षण कोण बराबर tan इनवर्स म्यू/s। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक फायरमैन बचाव अभियान के दौरान एक खंभे से नीचे फिसलता है। घर्षण बल 720 न्यूटन पर नियत है। फायरमैन का त्वरण ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 मीटर सेकंड स्क्वायर आपको दिया गया है। अब यहाँ से ये है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल अभी हम जितने भी हैं वीडियो के लास्ट में देखेंगे, और सारे न्यूमेरिकल आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो अभी बीच में आप इसे मत देखिए, टिक कर लेते हैं इस पर, इसे भी बाद में देखेंगे। इसके बाद वीएमएस विधि द्वारा 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, ये भी बाद में देखेंगे। न्यूमेरिकल है ये भी। न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन हैं बाद में देखते हैं वीडियो के लास्ट में, और पहले हम देख लेते हैं थ्योरिकल क्वेश्चन जो भी हमारे पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद ये वाला, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध होता है, ये है रेखीय वेग b बराबर होता है r ओमेगा स्क्वायर। r ओमेगा स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पर क्यूब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप कॉपी में ही सीधा देख लीजिए। b बराबर होता है r ओमेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो आपको यहाँ पर दिया गया है r ओमेगा, इसे आप रेखीय वेग यानी परिभाषा बनाकर इससे आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि रेखीय वेग कोणीय वेग इंटू r होता है। बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप इसे 3-4 लाइन में कर देंगे इसकी परिभाषा लिखकर, तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। और b बराबर r ओमेगा अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अभिकेंद्र त्वरण से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए। अभिकेंद्र त्वरण, ठीक, बहुत ही आसान है ये भी। अभिकेंद्र बल द्वारा, यहाँ से आप लोग देखिए, अभिकेंद्र बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसका सूत्र b²/r होता है। ठीक, बल अभिकेंद्र बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसका सूत्र b²/r होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अब यहाँ से हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 किलोग्राम, यहाँ से 4 किलोग्राम के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, संवेग की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका उदाहरण। जैसे मैंने यहाँ से पेन को इस बंद कर लिया और यहाँ से पेन को हम खोल देते हैं, यहीं कहीं से इसे हम पकड़ेंगे, इसे आप इसे रोकने की कोशिश कीजिए। ये देखिए रुक गई पेन, कहीं पर हमने इसे ज़्यादा पकड़ा नहीं हुआ है। इस पेन को मैंने एक पॉइंट पर रोक लिया, तो जो ये पॉइंट पर हमने पकड़ा हुआ है इसी को हम बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र। ठीक, अब कैसे बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र, ऐसे तो आप लिख नहीं सकते हैं परीक्षा में, आप इसका आंसर भी देख लीजिए तुरंत। आंसर है द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। ठीक, अब जैसे मान लिया मैंने यहाँ से भी रोका था। अब अगर मान लीजिए, ये देखिए, पहले रुक जाओ, ये देखिए यहाँ से रुक गई, तो अभी इस पर निश्चित ही इसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है तभी रुक गई। अब यहाँ पर अगर केंद्रित ना होता, जैसे हम यहाँ से रोकेंगे नहीं रुकेगी, गिरने लगेगी। तो जहाँ पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है उसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार, सिद्ध कीजिए कि पिंड के कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। सिद्ध कीजिए कि पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। और इसी के नीचे एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर इन्होंने ये काट कर रेखीय हो गया है, लेकिन कोणीय ही से मानते हैं। कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए एवं साराक्षर के नियम लिखिए। देखिए दोनों चीज़ एक ही हैं, ये भी क्वेश्चन सेम आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए, परिभाषित करना है, और इसके साराक्षर का नियम।
तो दोनों का आंसर जो है हम एक ही जगह पर देख लेते हैं। पहले देखिए, इसमें आपको परिभाषा और दर दोनों आपको पता लग जाएगी। पहले परिभाषा है, किसी गतिमान कण का किसी बिंदु के परितः कोणीय संवेग। अब यहाँ से देखिए कोणीय संवेग की परिभाषा चल रही है। कोणीय संवेग उस बिंदु के परितः कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण के बराबर होता है। रेखीय संवेग के आघूर्ण के बराबर होता है। इसे आप एल से डिनोट करते हैं, टी आपको दिख रहा होगा, एल से यहाँ पर इसे हम डिनोट करते हैं, एल वेक्टर सदिश। तो ये होता है वेक्टर आर इंटू वेक्टर पी भी होता है, एम बी आर साइन थीटा होता है। यह जो इसका मेन सूत्र माना जाता है ये होता है डी एल बाई डी टी। और इसे अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये टाउ होता है, इससे आप बोलते हैं बल आघूर्ण। आघूर्ण, ठीक, एक मिनट, आघूर्ण, ये होता है बल आघूर्ण। अब यहाँ से अभी तक आपने क्या देखा, ये है आपका ये कोणीय संवेग है ये, और ये कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। ई एक्स टी लिखा हुआ है। पहले भी आपने देखिए इसकी पहले 6 वाला क्वेश्चन देखा कि इसकी परिभाषा, फिर इसके बाद इसका सूत्र, और उसके बाद ये बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। अब देखिए संवेग, कोणीय संवेग हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं, जब हम टाउ यानी बाह्य बल आघूर्ण को 0 रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक कांस्टेंट। ठीक, तीनों चीज़ें हमने सिद्ध कर दिया, इसकी परिभाषा क्या है और इसके परिवर्तन की दर क्या है और इसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें 8वां वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हमने हल कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, सभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं बहुत ही टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है आपके पास, 2 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम के 2 पिंड क्रमशः 0.00 मीटर व 3.0 मीटर पर स्थित हैं। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस पर भी टिक कीजिए, बाद में देखेंगे इसे। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकेंद्र बल क्या तात्पर्य है, दूध से क्रीम अलग होने की विधि को समझाइए। दूध से क्रीम कैसे निकालते हैं, तो इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे आपको लंबा लिखना चाहिए। इसे मैं विधि का नाम लिख देता हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर, राइट आंसर है ये वाला कि वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो ये पहला हो गया अभिकेंद्र बल की परिभाषा। और दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन अपकेंद्रित सिद्धांत पर कार्य करती है। अब अपकेंद्रित सिद्धांत क्या है ये आप गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस पर भी हम टिक करते हैं। ये देखिए, अब देखिए टिक हमने कितने क्वेश्चन पर किया, पहला न्यूमेरिकल 1 यहाँ से, दूसरा न्यूमेरिकल 7वां 2 न्यूमेरिकल, इसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल कहाँ पर था हमारा, ये था 4 किलोग्राम वाला, 3 न्यूमेरिकल हो गए। और इसके बाद नेक्स्ट है ये चौथा न्यूमेरिकल बीमीय विधि, 5वां न्यूमेरिकल, 5 न्यूमेरिकल आपके पास हो गए। अब इसके आप लोग आंसर भी देख लीजिए। ये देखिए यहाँ से जो एकदम पहला वाला न्यूमेरिकल था घर्षण बल वाला, वो मैंने बाद में लिखा हुआ है, तो आप उसके नीचे से देखिएगा। पहला न्यूमेरिकल, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये पहला न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद ये दूसरा न्यूमेरिकल आपके पास है, आंसर आपको इसी में मिल जा रहा है, दूसरा न्यूमेरिकल। आप स्क्रीनशॉट करते जाइए, बाद में आप वीडियो रोककर समझ लीजिएगा इसे। 7वां यानी तीसरा न्यूमेरिकल ये है आपके पास, द्रव्यमान केंद्र 1.0 पर होगा। इसके बाद 5वां यानी 9वां न्यूमेरिकल यहाँ पर है, सदिश वाला। और 5 न्यूमेरिकल अभी आपने पहले देखे थे, 5वां न्यूमेरिकल आपको मिल जाता है यहाँ पर, इसका भी आंसर आपको मिल गया। 5 को आप बारी बारी वीडियो पीछे करके या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।